मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th में एक टॉपिक है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। इस टॉपिक का हम लोग वन शॉर्ट क्लास देखने वाले हैं। एक ही वीडियो में पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस कर दिया जाएगा। इससे आप आने वाले समय में अपने जो बोर्ड के एग्जाम्स है या आपके जो इंटरनल एग्जाम्स है या मासिक परीक्षाएं हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा है, नीट का एग्जाम हो, जेईई मेन का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, या आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, आपको 11th क्लास के बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है जिसके कारण आपको फिजिक्स में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से। क्लास 11 के सिलेबस को अगर देखें तो मेरे हिसाब से क्लास 11 का शुरुआत जो होता है वो होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स से होता है, जिसमें हम लोग जनरली बात करते हैं फिजिकल वर्ड। जो पहला चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज और मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, ये 3 शुरुआती टॉपिक्स पढ़ने के बाद आप फिजिक्स में आगे बढ़ते हैं। हम लोग जनरली इस टॉपिक से शुरुआत करेंगे। इससे रिलेटेड भौतिक राशियों से संबंधित जितने भी कंसेप्ट है, चाहे मापन का कंसेप्ट हो, मात्रक का कंसेप्ट हो, सब आज हम लोग देखेंगे। और अगले पार्ट में जो बच जाएगा, जैसे वीमा बच जाएगा या मापन में जो त्रुटि होता है वो बचेगा, उसको हम अगले 1-2 वीडियो में कवर करेंगे। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए एक ही वीडियो में सब तो नहीं आ पाएगा, इसलिए आज हम केवल फोकस करेंगे मात्रक एवं मापन पर। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं राशि से। राशि क्या होता है? तो देखिए, हर वो चीज जिसको हम संख्या में, जिसकी मात्रा या परिमाण को आप संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, उसको राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, दूरी, चाल, वेग, द्रव्यमान, समय, इन सब को हम संख्या में दिखा सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? राशि बोलेंगे। राशि भी अगर हम बात करें, वे राशियां जो फिजिक्स में इस्तेमाल की जाती है, वे राशियां जिनका प्रयोग भौतिकी के नियमों और सूत्रों को व्यक्त करने में होता है, उन राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। जो आपके सामने यहाँ है, ठीक है, उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं, जैसे दूरी, चाल, वेग, त्वरण, कार्य इत्यादि। अब अगला हमारा टॉपिक है कि भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो अगर हम आगे बढ़े तो भौतिक राशियों के वर्गीकरण की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर जो भौतिक राशि होते हैं उनको जनरली 3 भाग में बांटा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर यानी कि कैसे वो बने हैं, डेरिवेशन के आधार पे। पहला होता है मूल या आधारी भौतिक राशि, दूसरा होता है संपूरक या सहायक भौतिक राशि, और तीसरा होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि। 3 तरह के भौतिक राशियां पाई जाती है। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। सबको बारी बारी से देखेंगे। और यदि दिशा और परिमाण के आधार पर देखें तो भौतिक राशियां 2 तरह की, अदिश और सदिश राशि, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। अब हम आते हैं उत्पत्ति के आधार पर। जो पहला प्रकार था मूल या आधारी भौतिक राशि, इनके बारे में जानते हैं। फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? तो भौतिकी के नियमों और संप्रत्ययों को समझने के लिए कुछ आधारी राशियों के बारे में कल्पना किया गया है या आधारी राशियों का निर्धारण किया गया है, जिन्हें हम मूल भौतिक राशि कहते हैं। ये वे राशियां होती हैं जिन्हें किसी दूसरे राशि के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता, बल्कि इन्हीं राशियों का इस्तेमाल करके हम भौतिकी में या फिजिक्स में अन्य राशियों को क्या करते हैं? समझाते हैं, व्यक्त करते हैं या उनका फॉर्मूला बनाते हैं। ये मानिए कि ये भौतिकी के फिजिक्स के ABCD की तरह काम करते हैं। जैसे फिजिक्स में ABCD 26 लेटर है, लेकिन आज तक आपने कभी पूछा नहीं होगा टीचर से कि सर B कहाँ से आया, D कैसे आया, D का मतलब क्या है, C का मतलब क्या, आप नहीं पूछे होंगे। आप सीधे पढ़ते चले गए ABCD तक। आप किसका मतलब पूछे होंगे? जब C, A और T मिलाकर एक शब्द बना दिया गया कैट, आप उसका मतलब जानते होंगे कि हाँ, कैट कैसे लिखा जाता है? 3 अक्षरों के मिलने से, CAT। ठीक उसी तरह फिजिक्स में 7 मूल भौतिक राशि है। जैसे अंग्रेजी में 26 लेटर्स है, उसी तरह फिजिक्स में 7 मूल भौतिक राशि है, और इन्हीं भौतिक राशियों को आपस में गुना या भाग करके बहुत सारे राशियों को उत्पन्न किया जाता है। जैसे 26 लेटर्स का ही इस्तेमाल करके हम अंग्रेजी में शब्द बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं, और उसका अपना कोई मतलब होता है। जैसे कैट को व्यक्त करने के लिए 3 अक्षरों की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह बहुत सारे भौतिक राशि है जिन्हें व्यक्त करने के लिए इन 7 में से कभी 2 की, कभी 3 की, कभी 4 की आवश्यकता
आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, मूल भौतिक राशि कहते हैं। तो मूल भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनकी सहायता से अन्य राशियों को परिभाषित किया जाता है। ये राशियाँ स्वतंत्र होती है, इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे ABCD को लिखने के लिए किसी दूसरे शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ए को लिखने के लिए केवल एक ही काफ़ी है। ए को लिखने के लिए कभी कोई ऐसा कह सकता है कि ए को लिखने के लिए हमको वाई का जरूरत पड़ा हो, नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह ये मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, समझाने के लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप को व्यक्त करते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ASI के अनुसार अगर हम बढ़े तो मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है, 7 है। तो सबसे प्रचलित मूल भौतिक राशियों में शामिल है, देखिए ASI के अनुसार, सिस्टम इंटरनेशनल के अनुसार 7 मूल भौतिक राशि, जिसमें पहला है हमारा लंबाई, जिसको लेंथ कहते हैं, जिसको आप लोग स्केल वगैरह से मापते हैं। दूसरा है द्रव्यमान, है ना, जिसको आप वजन भी कर सकते हैं। तीसरा है हमारा समय, टाइम, विद्युत धारा। चौथा है, पांचवा है तापमान, टेम्परेचर, पदार्थ की मात्रा, है ना, और सातवां है ज्योति तीव्रता। ये 7 मूल भौतिक राशि है, इसको आप लोग देख सकते हैं। अब आगे आते हैं संपूरक या सहायक भौतिक राशि। ये क्या होता है? संपूरक भौतिक राशि वे राशियां होती है जो मूल भौतिक राशियों पर तो निर्भर नहीं करती है, लेकिन भौतिकी के नियमों को व्यक्त करने और मापन प्रणाली को पूरा करने के लिए आवश्यक होती है। ये राशियां कुछ विशेष प्रकार की भौतिक स्थितियों या परिघटनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयोग की जाती है। यानी 7 मूल राशियों के अलावा 2 अन्य राशि भी है। जैसे आप जो है यरल अव सब पढ़ लेते हैं, अंत में आप क्या पढ़ते हैं, छत्र और ज्ञ पढ़ते हैं कि नहीं? तो उसी तरह ऐसा समझिए कि जब आप 7 मूल भौतिक राशियों से जब आपका काम नहीं चलता है तो 2 अन्य सहायक भौतिक राशियां बनाई गई है, ठीक है। लेकिन इनको मूल भौतिक राशि हम नहीं मानते, इनको हम मानते हैं संपूरक या सहायक भौतिक राशि। ये 2 राशि कौन कौन से हैं? समतल कोण और ठोस कोण या घन कोण। 2 संपूरक या सहायक भौतिक राशि है ASI के अनुसार। फिर अगर हम समतल कोण की बात करें तो जब किसी समतल में 2 रेखाएं कटती हैं, उन दोनों रेखाओं को कटने से जो ये कोना बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। और घन कोण क्या होता है? तो घन कोण में आप ऐसे समझिए, घन कोण में क्या होता है कि रेखाओं के कटने से नहीं, बल्कि एक सीट है, मान लेते हैं ऐसा एक सीट है। इस सीट के सभी कोनों को एक बिंदु से अगर आप मिलाते जाएंगे, ऐसे मिलाते जाएंगे, तो इनको मिलाने से एक यहाँ पर एक कोण बनेगा। जैसे आप लोग झाल मुड़ी खाए होंगे कागज का कुपी बनाकर, तो उसमें मुड़ी अटक जाता है, उसी को हम लोग घन कोण कहते हैं, है ना। तो यहाँ एक कोना बनता है, इसी को घन कोण कहते हैं। तो एंगल को मापते हैं हम लोग रेडियन या डिग्री में समतल कोण को, और घन कोण को मापते हैं SI में स्टेरेडियन में। आगे आते हैं, फिर आगे हमारा आता है व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशि क्या है? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें अन्य राशियों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल को दिखाने के लिए लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। आयतन को निकालने के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है। चाल को व्यक्त करने के लिए दूरी और समय का इस्तेमाल किया जाता है, दूरी बटा समय का इस्तेमाल किया जाता है। इन राशियों को हम लोग क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न भौतिक राशि कहेंगे। अब आगे आते हैं, मापन की बात कर लेते हैं। मापन क्या है? तो मानक मापक की सहायता से किसी भौतिक राशि के मात्रा का ज्ञान प्राप्त करना ही मापन कहलाता है। अब जैसे देखिए, ये क्या है? बांस है, ये एक वस्तु है, बांस है। अब हर वस्तु में कुछ भौतिक गुण होते हैं, जैसे इस बांस में भी कुछ गुण है। क्या गुण है? एक तो इसमें लंबाई है, एक तो भारी होगा, कुछ ना कुछ इसमें द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ जगह घेरा हुआ होगा, इसका आयतन होगा, बेलन की तरह है तो इसका आयतन भी निकाल सकते हैं। लंबाई है, आयतन है, घनत्व है, ये सब चीजें जो है इस वस्तु के भौतिक गुण कहलाते हैं। उन्हीं भौतिक गुणों को एक तरह से समझिए भौतिक राशि कहते हैं। तो इस बांस में एक गुण है लंबाई, जो कि एक भौतिक राशि है, और हम इस बांस की लंबाई का पता लगाना चाहते हैं। तो हम इस बांस की लंबाई को पता लगाने के लिए जो भी तिग्रम अपनाएंगे, चाहे फीता बीता जो भी इस्तेमाल करेंगे, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? मापन। तो किसी भौतिक राशि के मात्रा का ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? मापन। जैसे इस बांस की लंबाई की हमें पता करना है कि बांस की लंबाई की मात्रा कितनी है, बांस में कितनी लंबाई है, तो इसके लिए हम जो भी प्रयास करेंगे उसको क्या करेंगे? मापन। मापन के लिए हम हमेशा एक मानक मापक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
तो मापन के लिए हम हमेशा एक मानक मापक का इस्तेमाल करते हैं। मानक मापक मतलब जैसे लंबाई मापना है तो आपको एक स्टैंडर्ड मापक लेना पड़ेगा, या तो जैसे सेंटीमीटर ले लीजिए, या इंच ले लीजिए, या फीट ले लीजिए, या मीटर ले लीजिए। इसी को मानक मापक कहते हैं। और इसी मानक मापक को मात्रक या इकाई कहा जाता है। जैसे किसी राशि का वह मानक मापक जिससे तुलना करके किसी भौतिक राशि का मापन किया जाए उसे हम मात्रक या इकाई कहते हैं, है ना। तो ये एक मानक मापक जिससे तुलना करके, जैसे उदाहरण के तौर पे हम इस बांस की लंबाई को निकालना चाहते हैं तो हमने क्या लिया, हमने ले लिया फीट। तो फीट कितना बड़ा होता है, फीट इतना बड़ा होता है, ये हुआ 1 फीट। अब हम इस मानक मापक यानी फीट से बांस की तुलना करेंगे, तुलना करके देखेंगे कि ऐसा ऐसा कै गो फीट इसमें नुकाया हुआ है। 1 फीट, 2 फीट, ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ से इतना बड़ा 1, 2, 3, लगभग मान लेते हैं लगभग 4 फीट। तो इससे हम तुलना करके देखेंगे कि ऐसा ऐसा इसमें कितना छुपा हुआ है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मापन। और ये जो हमने इस्तेमाल किया तुलना करने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, मात्रक या इकाई। मात्रक के प्रकार की अगर हम बात करें तो मात्रक जैसे भौतिक राशि 3 तरह के होते हैं, मात्रक भी 3 तरह के होते हैं। मूल या आधारी मात्रक, संपूरक या सहायक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, 3 तरह के होते हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, मूल या आधारी मात्रक की बात करते हैं। तो मूल भौतिक राशियों के मात्रक मूल या आधारी भौतिक मात्रक कहलाते हैं। जैसे जितने भी मूल भौतिक राशि है, जनरली 7 है एसआई के अनुसार, उन 7 के जो मात्रक होंगे उसको हम मूल या आधारी मात्रक कहेंगे। जैसे लंबाई को मीटर, सेंटीमीटर, इंच, किलोमीटर, फीट में मापते हैं, ये सब मूल मात्रक कहलाएंगे। समय को सेकेंड, घंटा आदि में मापते हैं, उसको मूल मात्रक बोलेंगे। द्रव्यमान को ग्राम, केजी, क्विंटल, टन में मापते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, मूल मात्रक बोलेंगे। उसी तरह से सहायक मात्रक, सहायक भौतिक राशियों के मात्रक सहायक मात्रक कहलाते हैं। सहायक भौतिक राशि कितने थे, 2 तरह के थे, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण के 2 मात्रक होते हैं, डिग्री और रेडियन। ये एसआई यूनिट है और ये जनरल यूनिट है। और घन कोण के एसआई यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन। घन कोण को स्टेरेडियन में मापते हैं। ठीक उसी तरह से कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियां भी है जिनका हम मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे क्षेत्रफल का हम मात्रक निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का मात्रक निकालने के लिए हम उसका फॉर्मूला यूज करते हैं। क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है जो कि लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा करने से उत्पन्न हुआ है। तो इसका मात्रक मीटर, इसका मात्रक मीटर, मीटर गुने मीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीटर। यहाँ पे हो जाएगा क्यूब मीटर। चाल का हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हम लोग जो मात्रक हम निकाल पा रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। चलिए और अच्छे से समझने के लिए मात्रक को हम लोग चलते हैं मापन प्रणाली में। देखिए दुनिया के अलग अलग खंडों में, अलग अलग भागों में कई मात्रक प्रणालियों का जन्म हुआ है, जिसमें से 4 मात्रक प्रणाली प्रमुख रूप से जानी जाती है। जिसमें पहला हमारा है सीजीएस मापन प्रणाली, सीजीएस सेंटीग्राम सेकेंड मापन प्रणाली। दूसरा है एफपीएस मापन प्रणाली, फुट पाउंड सेकेंड मापन प्रणाली। तीसरा है एमकेएस मापन प्रणाली यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। और चौथा है एसआई मापन प्रणाली यानी कि इंटरनेशनल मापन प्रणाली। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीजीएस की। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इसमें क्या होता है, जनरली लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है, इसलिए इसका नाम है सीजीएस। मापन की यह एक मीट्रिक प्रणाली। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि मापन की मीट्रिक प्रणाली कौन है तो वो कौन है, हमारा सीजीएस है। मीट्रिक पद्धति भी इसको कहते हैं। इसका उपयोग फिजिक्स में खासकर यांत्रिकी और विद्युत चुंबकत्व में, याद रखिए सबसे ज्यादा ये कहाँ दिखाई देंगे आपको, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में, यांत्रिकी और विद्युत चुंबकत्व में आपको इसका इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। अगर हम बात करें सीजीएस में अन्य प्रणालियों की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर जाइएगा। जैसे बल का मात्रक होता है डाइन, और बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, और 1 न्यूटन में 10 के पावर होता है 5 डाइन। इसको याद कर जाइएगा। तो सीजीएस में बल को डाइन में मापा जाता है, ऊर्जा को अर्ग में मापा जाता है और दाब को बार में मापा जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं एफपीएस मात्रक की बात कर लेते हैं।
ठीक है। तो इसका पूरा नाम होता है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में मापा जाता है। यह मापन की एक गैर मापक मापन प्रणाली है, नॉन स्टैंडर्ड प्रणाली है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान या इंजीनियरिंग में व्यापक रूप से उपयोग नहीं की जाती, लेकिन कभी कभी इसका उपयोग कुछ क्षेत्रों में होता है। एपीएस का इस्तेमाल पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब उसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। एपीएस में कुछ अन्य इकाइयां आप देख लीजिए, जैसे एपीएस में बल को पाउंड बल में मापा जाता है, ऊर्जा को फुट पाउंड में मापा जाता है, और द्रव्यमान को पाउंड प्रति वर्ग इंच में मापा जाता है, जिसको आप पीएसआई कहते हैं। और इसका इस्तेमाल आप करते हैं जब आप मोटरसाइकिल के चक्का में या साइकिल के चक्का में, जब टायर में जब आप ट्यूब में जब हवा भरते हैं, तो उस समय जो दुकानदार आपका चेक करता है भरने से पहले, जो वो लेके आता है कि यंत्र, उसमें जो भी मान बताया जाता है वो पीएसआई में रहता है। पीएसआई का मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है। तो पीएसआई का मतलब आप समझ जाइए आज से। अब आगे बढ़ते हैं, एसआई मापन प्रणाली में आते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा ये सब। आगे आते हैं एसआई मापन प्रणाली। तो इसका पूरा नाम है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, और छोटा करेंगे इसको, सिंपल करेंगे तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, और छोटा करेंगे तो उसको बोलते हैं एसआई यूनिट्स। तो इनको शॉर्टकट में एसआई यूनिट कहते हैं। ये वास्तव में मापन की या एक ऐसी प्रणाली है मापन की जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और व्यापार में विश्व स्तर पर इसको मान्यता प्राप्त मिला है। कई देशों ने मिलकर इस मापन प्रणाली को बनाया है और इसको पूरी दुनिया में मान्यता दी जाती है। यह एक सुसंगत और दशमलव पर आधारित प्रणाली है, बहुत अच्छा प्रणाली है। इसमें जितने भी मात्रक है सब अच्छे से सुपरिभाषित है। एसआई प्रणाली की प्रमुख विशेषता है, पहला क्या है कि आधारभूत इकाइयाँ। एसआई में 7 मूल भौतिक राशियां पाई जाती है, जैसे मीटर, लंबाई का क्या होता है यहाँ मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, दीप्त तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। जबान पे याद हो जाना चाहिए, ये है 7 मूल भौतिक राशि और ये है 7 उनके मात्रक, मूल मात्रक। जबान पे याद रहना चाहिए, बहुत काम आएगा। आगे आते हैं, एसआई प्रणाली में 2 संपूरक राशियां भी हैं, जैसे पहला है हमारा समतल कोण, और उसका जो मात्रक कहलाता है वो रेडियन। एसआई में कोण को किस में मापा जाता है? डिग्री में नहीं, किस में? रेडियन में मापा जाता है। और कोण का फॉर्मूला क्या होता है? ये वृत्त है, और वृत्त में हम एक छोटा सा चाप लिए हैं, उस चाप को अगर हम सेंटर से मिलाएंगे तो यहाँ एक कोण बनेगा, इसी को बोलेंगे समतल कोण। समतल कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, और आप इसको देख सकते हैं उसी तरह से। ठोस कोण या घन कोण की अगर बात करें तो ठोस कोण या घन कोण को हम लोग जनरली ओमेगा से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है जिस एरिया के कारण इस बिंदु पर ठोस कोण बन रहा है, घन कोण बन रहा है, वो एरिया, वो क्षेत्रफल, और इस बिंदु से उस एरिया के सभी बिंदुओं तक की जो दूरी है r, उसका वर्ग करके हम भाग करेंगे तो निकल जाएगा। वास्तव में इसका कोई मात्रक नहीं निकलना चाहिए। ऊपर में भी देखिए, ऊपर में भी क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, नीचे में है दूरी का स्क्वायर, कट जाना चाहिए, लेकिन इसका हम एक जबरदस्ती का मात्रक रखे हुए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेरेडियन। ठीक है, हम लोग नहीं रखे हैं, वो डिसाइड किया गया है एसआई के द्वारा। अब आते हैं एसआई का सबसे मेन सेक्शन जहां से खूब भर भर के क्वेश्चन आता है, और वो सेक्शन है एसआई के व्युत्पन्न मात्रक। एसआई के बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक हैं, जहां मैं आपको टॉप 50 मात्रकों को यहां आपके सामने रखना चाहूँगा। जिसमें पहला हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका मात्रक निकालने के लिए लंबाई को हम एसआई में मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं, तो क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। उसी तरह आयतन का हो जाएगा मीटर के पावर 3। कैसे आया? फॉर्मूला से आया। द्रव्यमान घनत्व का अगर मात्रक निकालना है तो द्रव्यमान घनत्व थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको। द्रव्यमान घनत्व की अगर हम बात करें तो द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान को हम एसआई में मापते हैं केजी में, आयतन को अभी तो बताए मापते हैं घन मीटर में।
किलोग्राम प्रति घन मीटर। चाल का मात्रक, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, दूरी को मीटर में, समय को सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से और आगे बढ़ते हैं, वेग का मीटर पर सेकेंड। त्वरण का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला में क्या है, ऊपर में वेग में परिवर्तन, अरे परिवर्तन हो चाहे कुछ हो, वेगे न है जी, तो वेग में परिवर्तन मतलब ऊपर में है वेग मीटर पर सेकेंड, और नीचे में समय अंतराल है, मतलब नीचे में है समय, समय का मात्रक सेकेंड और वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। सब कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा मीटर बटा सेकेंड का, यानी मीटर प्रति वर्ग सेकेंड इसको हम लोग बोलते हैं। उसी तरह संवेग का निकालिएगा तो केजी मीटर प्रति सेकेंड निकल के आएगा। अगर आप बल का निकालिएगा तो केजी मीटर प्रति वर्ग सेकेंड आएगा, और इसी केजी मीटर प्रति वर्ग सेकेंड को ही हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। ये बल का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन एक व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक क्यों है? क्योंकि इसको आप मूल मात्रकों के रूप में तोड़ सकते हैं। 3 मूल मात्रकों से मिलकर बना है, किलो, मीटर और सेकेंड। ये है मूल मात्रक, और इन सब के मिलने से जो बना उसको हम लोग बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक न्यूटन। वैज्ञानिक के नाम पे है। और एक बात याद रखिएगा, जब कोई मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पे हो तो जब उसको हम संकेत के रूप में लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और जब पूरा नाम लिखेंगे तो पहला अक्षर कभी भी कैपिटल नहीं होना चाहिए, सारे के सारे अक्षर स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो इस तरह से हम लोग और आगे जा सकते हैं। और आगे देखिए, क्योंकि एक ही क्लास में सबको दिखाना है, तो अगर आपको जहाँ दिक्कत हो आप वीडियो पॉज करके जरूर देख लीजिएगा, रुक के देखिएगा, क्योंकि हमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बतानी है, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी चलने का। ठीक है, अब आगे आते हैं। आवेग का अगर मात्रक देखें तो आवेग का फॉर्मूला होता है हमारा ये बल गुने समय। तो बल का न्यूटन और समय न्यूटन सेकेंड, या इसी को अगर आप फिर तोड़िएगा, पैकेट को, न्यूटन को तोड़िएगा तो कट कूट के केजी मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। उसी तरह से बलाघूर्ण का न्यूटन मीटर आ जाएगा, और कार्य का फॉर्मूला के अनुसार अगर आप निकालिएगा, बल का न्यूटन और विस्थापन का मीटर होता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अब कैसे जानेंगे कि सर कभी विस्थापन का मीटर हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है? तो याद रखिएगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, दूरी, विस्थापन, त्रिज्या, व्यास, परिधि, तरंगदैर्घ्य, इन सब का मात्रक ऐसा यूनिट में मीटर होता है। ये बात ध्यान रखना है। शक्ति की बात करें तो कार्य या ऊर्जा बटा समय, कार्य या ऊर्जा का अभी बताया जूल। तो देखिए न्यूटन मीटर को देखिए, बल आघूर्ण का भी न्यूटन मीटर आता है और कार्य या ऊर्जा का भी न्यूटन मीटर आता है, लेकिन बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर तक ही रुक जाता है। लेकिन कार्य के मात्रक को हम लोग न्यूटन मीटर नहीं बोलते हैं, बल्कि उस न्यूटन मीटर को हम लोग जूल के नाम से दिखाते हैं। जूल एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर दिखाते हैं। और इसको जब पैकेट को तोड़िएगा तो ये जूल का मतलब आ जाएगा केजी स्क्वायर मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड का स्क्वायर। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। उसी तरह से आप ढेर सारे राशियों का निकाल सकते हैं। आप दाब का निकालेंगे तो अंत में पास्कल निकल के आएगा, पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर निकल के आएगा, कोणीय वेग का रेडियन पर सेकेंड, कोणीय त्वरण का रेडियन प्रति वर्ग सेकेंड, जड़त्व आघूर्ण का केजी मीटर स्क्वायर, कोणीय संवेग का केजी मीटर स्क्वायर रेडियन प्रति सेकेंड। और आगे अगर बढ़ेंगे तो कोणीय आवेग का भी आप निकाल सकते हैं। आवृत्ति का आपको याद रखना है, एक वैज्ञानिक के नाम पे है हर्ज, सेकेंड के पावर -1 या वो 1/सेकेंड को हर्ज कहा जाता है। कोणीय आवृत्ति का भी हर्ज आता है। अभिकेंद्रीय त्वरण का मीटर पर सेकेंड आता है, और प्लांक नियतांक का जूल सेकेंड आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांक नियतांक। सब कैसे निकल रहा है? सब फॉर्मूला से निकल रहा है। ठीक है, अगर आप इस नोट्स को मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, उस नोट्स को अगर आप सीरियली देखेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला है। क्यों दिक्कत नहीं होने वाला है? तो उसके पीछे एक कारण है। कारण क्या है कि हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे आप देखिए, ऊपर में हमने आपको आवृत्ति बताया, तो अगला जो 21 नंबर पे आने वाला है उसमें हमने क्या बताया? कोणीय आवृत्ति। उसका फॉर्मूला होता है 2 गुने आवृत्ति, और इसका मात्रक आपको पहले से पता हो रहेगा। यानी आगे आने वाला जो राशि होगा उसका मात्रक, अगर उसमें कुछ ऐसा भौतिक राशि यूज होता है जिसका मात्रक
थोड़ा कठिन है, आपको याद नहीं है तो आप पीछे वाले से देख सकते हैं। पूरा लिंक से ये जो PDF है बहुत सोच समझ के बनाया गया है। तो इस तरह से अगर हम आगे बढ़े तो कुछ नियतांक के भी आपको मात्रक याद रखने, देख रहे हैं कितने सारे नियतांक हैं। इन सभी नियतांक के मात्रकों को हर हाल में याद रखना है, सब इंपॉर्टेंट है, सब पे क्वेश्चन आता है जेईई मेन में, नीट में, यही सब पसंदीदा है जेईई मेन और नीट का। नीट से संबंधित क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ, आप देखिएगा चैनल पे। और आने वाले समय में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी तरह गुरुत्वीय त्वरण का जो है गतिज ऊर्जा बोले, स्थितिज ऊर्जा बोले, सबका जूल निकल के आएगा। एक बात याद रखिएगा, दुनिया का किसी भी तरह का बल हो उसका मात्रक निकल के आएगा न्यूटन। दुनिया का किसी भी तरह का ऊर्जा हो उसका मात्रक हमेशा लिखना है क्या? जूल। बस ये बात दिमाग में बिठा कर रखिएगा। दुनिया का किसी भी तरह का त्वरण हो, बस कोणीय त्वरण नहीं होना चाहिए। कोणीय त्वरण को छोड़कर दुनिया का कोई भी त्वरण हो उसका मात्रक हमेशा आएगा मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। ये बात ध्यान में रखिएगा, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। उसी तरह से ऊष्माधारिता का जूल प्रति केल्विन, विशिष्ट ऊष्माधारिता का जूल प्रति केल्विन प्रति केजी, इस तरह से करते हुए विद्युत आवेश का कूलॉम है ना, विद्युत विभव का वोल्ट, विद्युत प्रतिरोध का ओम, सब आप पढ़े हैं 10th क्लास में। उन्हीं सभी मात्रकों का हम क्या कर दिए, एक लिस्ट तैयार कर दिए। धारिता का फैराड, सब वैज्ञानिक के नाम पे मात्रक है। इस तरह से हमने प्रेरकत्व का हेनरी, विद्युत ये आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, ये सब वैज्ञानिकों के नाम पर क्या है, मात्रक है। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण मात्रक है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपके जो है नीट के एग्जाम में, जेईई मेन के एग्जाम में जिस पे क्वेश्चन आता है, दिखने में साधारण लग रहा है, अरे ये सब तो एगो लिस्ट है, ये लिस्ट को कम मत समझिए। अगर आप जेईई मेन के क्वेश्चन बनाएंगे, नीट के क्वेश्चन बनाएंगे यूनिट वाले सेक्शन से, तो आप पाएंगे कि इन्हीं सबसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो इस नोट्स को खूब अच्छे से रिवाइज करना है और कॉपी में लिख लेना है, ठीक है।